तो अभी हम स्टार्ट करने वाले अपना नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ कुछ देखेंगे ये बातें, ठीक है। उन बातों को चलो समझते हैं और उनसे बातें करते हैं। सबसे पहली बात कि जो नया सेटअप जो है, इसके लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत सॉरी आप लोगों को कि इतना लेट हुआ। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो सेटअप है अभी आपको दिख रहा होगा, ये मेरा माउस है, ठीक है। तो यहाँ मैं ऐसे लिखने वाला हूँ और स्लाइड्स बदलने के लिए मुझे नीचे देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये मेरा माइक है, तो कभी कभी मैं नीचे देखूंगा, तो डोंट टेक इट अदरवाइज कि मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा, ठीक है। क्योंकि स्क्रीन पे समय देखने वक्त भी ना, जब मैं लिखता हूँ तभी मैं आपकी तरफ नहीं देख पाऊंगा, जब मैं आपकी तरफ देखूंगा तभी आपकी तरफ देखूंगा, तो इस बात को समझना। और दूसरी बात, इस वीडियो के अंत होने के बाद मुझे बताओ कि ये कैसा लगा। इसमें बहुत सारी चेंजेस और आएंगी, ठीक है, धीरे धीरे दिखने के लगेंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना। लेकिन मुझे बताओ कि कैसा लगा, ठीक है। सही लगा कि खराब लगा कि वापस से पहले चले जाएं, ऐसे करता था मैं वैसे ही करते चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंडलिज्म इज रिलेटेड विद द, देखो भाई कितना नंबर का क्वेश्चन है ना, अभी मैं भूल गया हूँ उस चीज़ को, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं बता दूंगा कि हम लोग 40,000 क्वेश्चन में कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, किस नंबर पे इस वीडियो को आ रहा है। हालांकि टाइटल में तो आपको दिख ही गया होगा। मेंडलिज्म किससे रिलेटेड है बताओ। हेरिडिटी से रिलेटेड है इन लिविंग बींग्स में, म्यूसिस से रिलेटेड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, म्यूटेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, या फिर नन ऑफ द अबव से रिलेटेड है, बताना है। देखो मेंडलिज्म ने क्या किया था, मेंडलिज्म ने क्या क्यों अपना एक्सपेरिमेंट किया ही क्यों, तो मेंडलिज्म का रीजन क्या था कि आखिर बच्चे जो हैं बड़ों के समान, मतलब जो एक पेरेंट है और उसका प्रोजेनी है, तो जो पेरेंट होता है उसका प्रोजेनी के समान दिखाई क्यों देता है, ठीक है ना। तो ये मार्कर है और ये मार्कर है, तो ये मार्कर एक दूसरे मार्कर के साथ दिखाई दे रहा है ना, सेम दिखाई दे रहा है आप लोग को। लेकिन कुछ चेंजेस है, कुछ चेंजेस है, देखो यहाँ पे कुछ चेंजेस है, इसमें एक इरेजर लगा हुआ है, इसमें एक इरेजर नहीं लगा हुआ है। तो ये जो चेंज है क्यों आता है, और फिर अगर आता भी है तो कैसे आता है। तो ये जो चेंज होता है और जो ट्रांसफर होता है अपने जीन्स का, इसको कहते हैं हेरिडिटी, ठीक है ना, फ्रॉम पेरेंट टू द प्रोजेनी। इसी का पता लगाने के लिए मेंडल ने अपना काम किया था, और उसे कोई हम लोग मेंडलिज्म कहते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं हम लोग डिसऑर्डर्स इन ऑफ मेंडलिज्म, जैसे कि टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, यानी कि जो हेरिडिटी था पेरेंट से प्रोजेनी में आने समय जो प्रॉब्लम्स हो गई उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, तो आंसर होगा इसका ए, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इन तीनों में से, इन तीनों को क्या कहते हैं। अगर यहाँ पे बॉटनी नहीं रहता, जूलॉजी भी रहता ना, तो कोई दिक्कत नहीं था। हेरिडिटी, वेरिएशन सेम रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे जूलॉजी भी रहता है, फिर बायोलॉजी भी रहता ना, तो कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पे कुछ भी लिखा आ सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना कि यहाँ पे अगर बॉटनी ऐसे जूलॉजी या बायोलॉजी हो गया तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन जब भी आएंगे ना आगे चल के, हमारे 20 में, 21 में, 22 में, जब भी क्वेश्चन आता है ऐसा घुमा फिरा के, तो बॉटनी का बॉटनी नहीं लिखा रहेगा वहाँ पे चेंजेस मिल सकते हैं आप लोग को, तो टेंशन नहीं लेना, आंसर सेम होगा। बताओ क्या कहते हैं इसको, हेरिडिटरी ऑपरेशन से क्या कहते हैं। आंसर इसका जेनेटिक्स होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जेनेटिक्स होगा, क्योंकि जियो बॉटनी तो कहते नहीं, सेरिकल्चर तो सिल्क के लिए होता है, सिल्क वॉर्म के लिए होता है। एवोल्यूशन तो पता है कि जो चेंजेस होते हैं, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं आपके किसी भी स्पीसीज, किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, है ना। जियोबॉटनी क्या होता है कि जो कि जियोग्राफिकल स्केल पे हम लोग जो बॉटनी का डिफरेंसेस होता है उसको हम लोग स्टडी करते हैं, जियोबॉटनी कहते हैं। द टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंडल ने नहीं दिया था। मेंडल ने टर्म जीन तो दिया ही नहीं था, जीन टर्म आया ही नहीं पहले। तो जीन, मेंडल ने फैक्टर टर्म का इस्तेमाल किया था, इसलिए बहुत सारी जगह आपको ऑप्शन में जीन की जगह फैक्टर लिखा हुआ दिखाई देगा। तो उसको जो चेंजेस जो होता है ना, जो जीन की जगह फैक्टर लिखा रहता है, इसका चेंज को जरा समझना ध्यान से। आंसर का बेटसन होगा, डब्ल्यू बेटसन इनका पूरा नाम था, डब्ल्यू पूरा नाम तो नहीं बता रहा, लेकिन डब्ल्यू बेटसन इनका नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, हु वाज द फर्स्ट, यानी कि द फर्स्ट ग्रेट जेनेटिसिस्ट वाज। देखो ये भले यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, लेकिन इनको अपने बारे में पता भी नहीं। हाँ, ये जहाँ भी हैं अभी इनको पता भी नहीं कि ये इतने ग्रेट जेनेटिसिस्ट थे, इनको हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। रीजन, एक पादरी थे, ये प्रीस्ट थे एक चर्च के अंदर, इनका मैथ्स से ज़्यादा कनेक्शन था, इन्होंने मैथ्स और बायोलॉजी को जोड़ने की कोशिश की थी, जो कि बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल था उस ज़माने में। आज तो आप लोग को हर जगह मैथ्स दिख जाता होगा बायोलॉजी के अंदर, है ना। बीओडी का चेक करना, या फिर हम लोग ओजोन लेयर का थिकनेस चेक करते हैं, तो उसमें भी हम लोग डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि देखो मैथ्स मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्रोबेबिलिटी, इन चीज़ों का यूज़ नहीं किया गया था किसी और साइंटिस्ट के द्वारा, जो कि हमारे मेंडल साहब ने पहली बार किया था। इनके मरने के बाद इनका रीडिस्कवरी हुआ, 3 साइंटिस्ट ने किया। इनका नाम बताओ मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर के, अभी अभी अगर याद होगा मैं बताता हूँ। डीटीसी, डीटीसी ने किया था, ठीक है। डीटीसी की बसें चलती हैं, डीटीसी कहने का मतलब मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, इसका आप मुझे बताइए। मैंने बता भी दिया, आपको याद कैसे रखना है। डीटीसी की बसें चलती है, तो ये डीटीसी है, और डीटीसी का आंसर बताना ही क्या होगा ऑप्शन में, कमेंट बॉक्स में जाकर के। इसका आंसर मेंडल होगा, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी इन्हीं को कहते हैं। क्वेश्चन देख रहे हैं, मेंडल वाज बोर्न इन 1822, इनका लाइफ स्पैन था 1822 से लेके 1884 तक, ठीक है ना।
इसलिए इनको 19th सेंचुरी कहेंगे हम लोग, 18th सेंचुरी नहीं कहेंगे, बिकॉज जब भी कोई 100 साल होता है ना, तो 100 साल का एंडिंग जिस ईयर से होता है ना, उसी को हम लोग सेंचुरी मानते हैं। इसका एंडिंग शुरुआत हुआ होगा 1801 से लेके 1900 तक, यानी 1900 तक, है ना, इसी चीज को हम लोग 19th सेंचुरी कहते हैं। अभी जैसे चल रहा है 2001 से लेकर के 2100 तक, तो इसे हम लोग कहते हैं कि अभी हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, बिकॉज ये 21 लास्ट में आने वाला है। मेंडल वॉज द नेटिव ऑफ ऑस्ट्रिया, मेंडल ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑर्गेनिज्म विद टू डिफरेंट अलील, दो डिफरेंट अलील के साथ ऑर्गेनिज्म, जो याद करने वाले क्वेश्चन थे ना ऑस्ट्रिया वाला, तो मैंने डायरेक्टली बता दिया, उसको ऐसे याद रखना है। अब बहुत लोग बोलेंगे सर वो क्वेश्चन कैसे आ गया, अरे भाई आप लोग एनसीईआरटी फिंगर टिप्स कितना मानते हो, सॉरी यार नाम ले लिया, नाम नहीं लेना चाहिए था उस किताब का, लेकिन चलो ठीक है, उसमें भी एक क्वेश्चन है कि नहीं क्वेश्चन। अब देखो उन्होंने कहाँ से दिया है, CPMT 1993 से क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, इसका मतलब वो लोग भी पास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो यार पास्ट क्वेश्चन ही वही है। एनटीए वाले साइट पे भी, एनटीए वाले ऐप पे भी पास्ट क्वेश्चन दिखेंगे। एनटीए का जो मॉक टेस्ट होता है, हर बार हर साल नया मॉक टेस्ट आता है, तो पिछले साल के पेपर को दे देता है, यही भैया सॉल्व कर लो, बताओ देख लो कितना मार्क्स आता है, तो हर जगह आपको पास्ट क्वेश्चन ही मिलता है, उसी का दबदबा है, और उसी चीज को हम लोग कर रहे हैं। ओडिशा जेई 2008 में आया, देखो जेई से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, जेई से कंफ्यूज नहीं होना, आंसर बताओ क्या होगा। एलिल किसे कहते हैं, इसके लिए जानने के लिए मैंने एक वीडियो डाला है, मैंने एक वीडियो डाल चुका हूं मैं, जो टिक एंड ट्रिप पे क्वेश्चन है ना, टिप एंड ट्रिक पे है शायद, क्या नाम है मुझे अच्छे से याद नहीं, टिप एंड ट्रिक पे क्वेश्चन है, ठीक है ना, और वहाँ पे आपको बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को हम लोग 1 घंटे में कवर अप करने वाले हैं, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करते, यहाँ देखते हैं। एलील क्या होता है, एलील मतलब क्या होता है ना, कि मेरे पास एक कैरेक्टर है, मान लो हाइट है, तो हाइट के मैं 2 वेरिएशन ले रहा हूँ एक्सट्रीम वाले, हालांकि ये कंटिन्यूअस वेरिएशन शो करता है, ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का हिस्सा है, लेकिन मैं 2 ले रहा हूँ, टॉल और ड्वार्फ ले रहा हूँ, ठीक है ना। कैपिटल टी से डिनोट करेंगे इसको स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। बताना क्या है आपको यहाँ पे कि टॉल और ड्वार्फ जो यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट वर्ड नहीं है, ये छोटा बड़ा नहीं है, ये अलील कहलाते हैं। कहने का मतलब ऐसे गर्म का उल्टा होता है ठंडा, ठंडा का उल्टा होता है गर्म, तो दोनों एक दूसरे के उल्टा शब्द है, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, एंटोनिम वर्ड्स हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पर्यायवाची और उल्टा शब्द से बच्चों ने पढ़ते थे ना हिंदी व्याकरण में और फिर इंग्लिश ग्रामर में, उसी ढंग से। तो यहाँ पे 2 जो एक कैरेक्टर के जो अलग अलग रंग के वेरिएशन होते हैं ना, उसमें से जो वेरिएशन अलग अलग रंग के होते हैं उसको अलील कहते हैं, उन सारे को अलील कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अलील्स होते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग एलिलोमॉर्फ भी कहते हैं। अगर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म में 2 डिफरेंट ढंग के अलील मौजूद है, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, फिर कह सकते हो कैपिटल ए है कि स्मॉल है, फिर कह सकते हो कैपिटल बी है कि स्मॉल बी है, क्या कहलाएगा वो, हेट्रोजाइगस कहलाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है, सेम होते तो होमोजाइगस कहते हैं, इसलिए आएगा हेट्रोजाइगस फॉर अलील, इस अलील के लिए ये हेट्रोजाइगोट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट। पता है ये क्वेश्चन को आप लोग बोलेगा ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं बताता हूँ, आपको इंसिडेंट बताता हूँ। अभी क्या हुआ ना कि मैं जब स्लाइड्स बना रहा था तो मुझे एक क्वेश्चन मिला, वो क्वेश्चन था एमपी या फिर महाराष्ट्र, याद नहीं आ रहा मुझे सही से, लेकिन एमपी या महाराष्ट्र सीईटी का क्वेश्चन था 2001 या 2010 का। अगर 1 का हुआ तो 20 साल, अगर 10 का हुआ तो 10 साल, ठीक है। और वो हूबहू क्वेश्चन 2019 में रिपीट किया गया है एनटीए के द्वारा हमारे मेन नीट एग्जाम में। सोचो कितना ज़्यादा पास्ट क्वेश्चन को रिपीट करता है कि नहीं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और चूंकि अभी का सिनेरियो देखते हुए कि एनटीए हमेशा एक स्टेप आगे जाने की कोशिश कर रहा है एनसीईआरटी से, तो ये क्वेश्चन इतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज हम लोग मेंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। मेंडल ने पहले अपने एक्सपेरिमेंट में क्या सिलेक्ट किया था, तो प्योर टॉल को उन्होंने फीमेल के रूप में सिलेक्ट किया था, प्योर डॉफ को मेल के रूप में सिलेक्ट किया था, ठीक है ना। तो जितने टीचर्स पढ़ाते हैं सबसे पहला वाला स्टेटमेंट दे देते हैं कि पहला वाला को मेल रखते हैं जो टॉल होता है, दूसरा वाले को फीमेल रखते हैं, वो समझ जाए भैया कैसा नहीं रखना चाहिए उनको, क्योंकि मंडल ने ऐसा नहीं किया था, ठीक है। तो ये आंसर का बी होगा। और मैंने जब वीडियो में बताया है ना, तो मैंने बताया कि ये कोई भी ले लो, फीमेल मेल कुछ भी ले लो, मेरे लिए सब बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन दोज ऑफ बेसिस ऑफ मेंडल लॉ। मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के ऊपर से हम लोग इन चारों में से किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज समझो ये लाइन छोटी है या बड़ी है बताओ, तो बता दिया कितना है बड़ा या छोटा है। तो जिन बच्चों ने छोटा कहा है उनको समझाता हूं मैं, बताता हूं। देखो अब इस लाइन को मैं इससे कंपेयर करूं नीचे वाले से, तो ये लाइन मुझे बड़ा दिखेगा, लेकिन इस लाइन को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये लाइन छोटा मुझे दिखेगा। तो जिन बच्चों ने इसे छोटा कहा था वो भी गलत, जिन बच्चों ने इसे बड़ा कहा था वो भी गलत। जब तक कोई भी लकीर के सामने दूसरा लकीर नहीं खींच जा सकती, तब तक हम लोग उसके लंबाई के बारे में कंपेरिजन वाला काम नहीं कर सकते।
तो कोई जीन तब तक डोमिनेंट नहीं कहलाता जब तक उसके सामने कोई और जीन रिसेसिव वाला हो। मान लो कि दुनिया में अगर एक ही जीन होता तो रिसेसिव और डोमिनेंट वाला केस कभी होता ही नहीं पॉसिबल हमारे इस अर्थ पे, ठीक है ना, क्योंकि एक ही जीन है, वो रिसेसिव हो चाहे डोमिनेंट हो, वो तो शो करेगा ही ना भाई। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे पेयर में फैक्टर अपेयर, फैक्टर मतलब क्या, जीन, क्योंकि मेंडल ने फैक्टर शब्द इस्तेमाल किया था, जीन टर्म इस्तेमाल नहीं किया था, मैंने पहले बता दिया। तो उन्होंने क्या कहा था कि फैक्टर पेयर में होता है तभी तो डोमिनेंट का किस्सा आएगा। डोमिनेंट मतलब क्या होता है कि एक और है वो उसके सामने लेकिन वो नहीं दिख रहा, जो डोमिनेंट वाला है वही दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं फैक्टर पेयर में होते हैं। देखो इमर्शन का एनहांसमेंट इफेक्ट जो था फोटोसिंथेसिस में, उसमें भी हम लोग को यही पता चलता है कि हमारे पास दो फोटो सिस्टम है जो कि साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है, तो जनरल नॉलेज वाला बात है। द डिस्क्रीट यूनिट इज कंट्रोलिंग पार्टिकुलर फैक्टर इज फैक्टर, है ना, जीन को कहते हैं फैक्टर, उन्होंने कहा था, बिल्कुल सही है। आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव, अभी मैंने बताया कि एक डोमिनेंट होता है दूसरा रिसेसिव होगा, तभी तो डोमिनेंट वाला किस्सा आया। एलील्स डू नॉट, अपने को नीचे करता हूँ ना, alleles do not show any blending and both the characters recover as such as F2 generation। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना, F2 जनरेशन में अपने आप को रिकवर कर लेते हैं, ये सेग्रीगेशन वाला स्टेटमेंट है, ऐसा इसमें नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा हमारे पास, बिकॉज ये स्टेटमेंट हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस से नहीं मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में देखो क्या होगा हमारे पास आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में फॉर्मूला बताता हूँ मैं, ठीक है ना। पहले यहाँ पे देखो, अगर दोनों के दोनों सेम हैं, या तो कैपिटल है तो छोटे हों, एक ऑर्गेनिज्म है, इसे कहेंगे होमोजाइगोट, होमोजाइगोट दोनों होमोजाइगोट है। अगर दोनों के दोनों अगर अलग अलग है तो उसे कहेंगे हम लोग हेट्रोजाइगोट, पहला चीज। दूसरा बात क्या समझो कि मेरे पास नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट अकॉर्डिंग टू द गैमेट का जो डोमिनेंट और रिसेसिव का जो एक तरह का ग्रुपिंग होता है, उस ग्रुप के अनुसार अलग अलग तरह के सारे गैमेट हमारे पास बन सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 2 to the power n फॉर्मूला यूज करते हैं। n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट पेयर, कितने हेट्रोजाइगोट पेयर हैं पेरेंट के पास, हेट्रोजाइगोट का पेयर बताना है, ठीक है ना, पेयर बताना है, हेट्रोजाइगोट है ना, हेट्रोजाइगोट, अरे स्पेलिंग कुछ ध्यान न देना, ठीक है, हेट्रोजाइगोट पेयर का बताना है, ठीक है, पेयर बताना है हमें। तो 2 to the power n होता है फॉर्मूला, तो कितने पेयर है वो गिन लेने हैं। देखो यहाँ पे एक होमोजाइगोट कैरेक्टर है, एक हेट्रोजाइगोट है, एक हेट्रोजाइगोट है और एक होमोजाइगोट है, यानी दो यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि हेट्रोजाइगोट है, और ये दो पेयर में मौजूद है ना, एक पेयर ये है एक पेयर ये है। अब इसको गिन मत लेना कि दो दो चार, तो यहाँ पे n का मतलब हो गया 4, नहीं नहीं, यहाँ पे हम लोग को पेयर गिनना है। तो एक पेयर ये हुआ, दूसरा पेयर ये हुआ, तो कितना हो जाएगा, टू पावर n कितना हो जाएगा, p का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, टू द पावर 2 लिखोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो 2p का पावर 4 हो गया। यहाँ पे q के लिए देखते हैं, आई आई एल एल एम एम, तो यहाँ पे देखो n के लिए, m के लिए और i के लिए 3 हेट्रोजाइगोट पेयर है हमारे पास, इसका मतलब 2 द पावर 3 लिखेंगे, हो जाएगा q का वैल्यू 8, तो आंसर हो जाएगा बी। जैसे हमारा ये वीडियो खत्म होता है, अब अगले वीडियो में मिलेंगे। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मुझे इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अच्छा लगा कम से कम कि नहीं बताइएगा, लाइक भी दे सकते हैं अगर मन करे तो। अगले वीडियो मिलते हैं, टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।